सो लास्ट क्लास में ये पढ़ के हम लोग बस डिस्कस ही कर रहे थे कि साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल में होगा क्या क्या, ठीक है, या फिर क्या दूसरी सारी चीजें हम लोग एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पढ़ सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर कुछ बहुत ज्यादा चीजें तो उसमें है नहीं। अभी जो हम लोगों ने ऑर्गेनल के नाम पे एक पढ़ा है उसका नाम है राइबोसोम। कर चुके ना राइबोसोम। हम लोगों ने अभी तक जो चीज पढ़ी थी वो पढ़ी थी, एक आया था उसका नाम है सेल एनवेलप, बहुत मोटा है। एक है सेल एनवेलप पढ़ा है हमने। सेल एनवेलप के अंदर 3 लेयर्स थी। सेल एनवेलप के बाद में हम लोग पढ़ रहे थे अबाउट साइटोप्लाज्म। इससे नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा जिसको हम लोग कह रहे हैं एक अकेलौती सेल ऑर्गेनल नाम राइबोसोम्स, और एक पढ़ा है हम लोगों ने जिसपे और एक एग्जांपल जिसपे कोई सेल ऑर्गेनल नहीं होती, नाम सेल इंक्लूजन। यूजुअली सेल ऑर्गेनल यूजुअली मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है, ये सेल इंक्लूजन है। अब बात आती है कि साइटोप्लाज्म में इसके अलावा क्या। बैक्टीरिया में डीएनए 2 तरीके के फॉर्म्स में मिलता है। एक जो जेनेटिक मटेरियल बनाएगा वो न्यूक्लियोइड में होता है, और जो दूसरा है वो साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड है। ठीक, जो जेनेटिक मटेरियल बनाता है उसे कहते हैं न्यूक्लियोइड, और जो नहीं बना रहा कभी कभी फिजिकल प्रॉपर्टीज प्रेजेंट कर सकता है, यानी सिर्फ फिनोटाइप। नाम सुना है कभी फिनोटाइप? सिर्फ फिनोटाइप दे सकता है, जीनोटाइप नहीं होता, उसको कहते हैं प्लाज्मिड। तो यानी हमारे पास ऐसे 2 नाम आ जाते हैं एक प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए के फॉर्म्स के लिए। वैसे प्रोकैरियोट में जो जेनेटिक मटेरियल वाला डीएनए है वो उतने अच्छे से पैक नहीं है जितना अच्छा यूकैरियोटिक में होता है। हमारे पास हिस्टोन होता है डीएनए को पैक करने के लिए, बैक्टीरिया के पास पॉलीअमाइंस। अभी तक हम लोगों ने सेल इंक्लूजन्स को, राइबोसोम को फ्रीइंग साइटोप्लाज्म लिखा है, समझे? हम लोग उसे क्या लिख रहे थे? फ्रीइंग साइटोप्लाज्म। लेकिन याद रहे हम बैक्टीरिया में मिलने वाले डीएनए को फ्री इन साइटोप्लाज्म नहीं लिख सकते, बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि हमने उसे लिखा है कि इट इज पैक्ड विद प्रोटीन्स। तो अभी जस्ट मेंशन करते हुए डीएनए इन प्रोकैरियोटिक सेल, हाँ वॉइस नहीं आ रही? तो डीएनए इन प्रोकैरियोटिक सेल जब मैंने मेंशन किया तो इसका मतलब आप 2 तरीके के फॉर्म्स इसमें पढ़ेंगे। द वन ऑफ द फॉर्म इज न्यूक्लियोइड एंड द अदर इज प्लाज्मिड। अभी ऐसा कह देते हैं कि दैट जो डीएनए है वो 2 तरीके से मिला। जिसमें मेंशन कर रहे हैं न्यूक्लियोइड का डीएनए है और दूसरा प्लाज्मिड का डीएनए है। तो न्यूक्लियोइड का डीएनए बताते समय हम लोग मेंशन करते हैं इसको कि बैक्टीरिया में मिलने वाला डीएनए चाहे किसी भी में भी हो, न्यूक्लियोइड में या प्लाज्मिड में, वो होगा कैसे? सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड। ये कंफर्म है। सर्कुलर इसलिए क्योंकि एंड्स पे कोवेलेंट बॉन्ड बन गए, इसलिए वो आपस में कनेक्ट कर गया, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड है, या कह सकते हो एंड्स आर कोहेसिव। तो कोवेलेंट बॉन्ड से एंड जुड़ जाते हैं और वो सर्कुलर दिखाई पड़ता है। अब इसके अंदर 2 अलग अलग बातें हैं। जैसे न्यूक्लियोइड में सिंगल, लार्ज, डबल स्ट्रैंडेड, या लार्ज न भी लिखे उधर मैं स्मॉल लिख दूंगा, विल बी बेटर। सिंगल, डबल स्ट्रैंडेड, सर्कुलर, डीएनए नॉट सराउंडेड बाय membrane,
तो लोग कहते हैं जो मेम्ब्रेन से सराउंड नहीं है उसे क्या बोल देते हैं, फ्री। आई बात समझ में? उससे हम लोग फ्री लिख देते हैं कई बार, दैट फ्री इन साइटोप्लाज्म नॉट सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन। तो क्या इसे मैं फ्री बोल दूं ना, ये फ्री तो नहीं है, ये फ्री तो नहीं हुआ। नॉट सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन का मतलब ये नहीं है कि वो फ्री है, हम इसे लिखेंगे बट पैक्ड विथ पॉली अमाइंस। वो पॉली अमाइंस नाम के प्रोटीन से पैक होता है, जैसे यूकेरियोट में हिस्टोन होते हैं, यहां पर पॉली अमाइंस है। यही जेनेटिक मटेरियल है, यानी इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जीनोम। ये जेनेटिक मटेरियल है। और जब ये जेनेटिक मटेरियल है तो इसका मतलब हम मेंशन करते हैं इसको, इसी को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करना है। ये जीन बियर करने वाला है, इसलिए लिखा मिलेगा जीनोफोर। तो अगर सेल डिवाइड करता है तो यह ऑब्वियस है कि न्यूक्लियोइड भी अपनी कॉपी बनाएगा ही बनाएगा। ठीक है, कोई एग्जाम्पशन वाली चॉइस नहीं है, वो पक्का अपनी कॉपी बनाएगा। और दूसरा केस जो आता है वो आता है प्लाज्मिड के बारे में। अब प्लाज्मिड कंपैरेटिवली छोटे साइज के होते हैं, वो इतने बड़े नहीं है, और उसकी होती है सेवरल कॉपीज। तो उसको मैं लिख सकता हूं स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। कई बार हंड्रेड्स ऑफ कॉपी भी लिखते हैं। प्लाज्मिड हर समय अपना फंक्शन करे जरूरी नहीं है, और वो जो फंक्शन करते हैं वो अगली जनरेशन में ट्रांसफर हो ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन बीइंग डीएनए उनके पास एक कैपेसिटी है कि वो खुद की कॉपी बना सकते हैं, और जब चाहे तब बना सकते हैं। यानी सेल डिवाइड हो रहा है, न्यूक्लियोइड अपनी कॉपी बनाए, प्लाज्मिड बनाए नहीं बनाए उसकी मर्जी, मतलब इट इज इंडिपेंडेंट टू द न्यूक्लियोइड। आप कह सकते हो ऑटोनॉमस है, वो सेल की हरकतों पर डिपेंड नहीं करता, वो अपने हिसाब से मल्टीप्लाई करते हैं, अपनी कॉपी बनाते हैं। तो प्लाज्मिड में और न्यूक्लियोइड के डीएनए में डिफरेंस आएगा ही आएगा। ठीक है, उनके बीच में डिफरेंस निकलेंगे ही। अब प्लाज्मिड की बात करें तो सेवरल कॉपीज ऑफ स्मॉलर डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनएस तो ये स्मॉलर डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए की बात आ रही है। तो जब ये स्मॉलर डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए को हमने मेंशन किया है तो सेम और डिफरेंट दोनों चीजें अंडरलाइन कर दी हैं। सेम ये है कि दोनों डबल स्ट्रैंडेड है, सर्कुलर है। डिफरेंट ये है कि वो स्मॉल इन साइज होते हैं, और कॉपी कैसी होती है, ज्यादा। ऑफन गिव्स फिजिकल कैरेक्टर्स, या अगर हाईफाई वर्ड लिखने हैं तो क्या लिखेंगे, phenotype, but they are not the genotype, but not as genetic material। वो जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता। साथ में इसके ये भी मेंशन्ड है, आप इसके साथ में दूसरी चीजें भी बता सकते हैं प्लाज्मिड के टर्म में, कि इट इज सेल्फ डुप्लीकेटिंग, ये खुद की कॉपी बनाते हैं, खुद की कॉपी बना रहे हैं, सेल्फ डुप्लीकेटिंग इंडिपेंडेंट। और इसी बेसिस पे, क्योंकि ये खुद की कॉपी बनाते हैं, आप इन्हें जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज करेंगे एज वेक्टर। therefore useful as vector।
इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी जिस डीएनए की कॉपी बनानी है उस सेगमेंट को किसी प्लाज्मिड के साथ कनेक्ट कर दो, प्लाज्मिड अपनी कॉपी के साथ साथ उस कनेक्टेड फॉरेन डीएनए की भी कॉपी बना देगा। मेथड का नाम होता है जीन क्लोनिंग। ठीक है, इसे हम लोग जीन क्लोनिंग के नाम से जानते हैं। डन। अब प्लाज्मिड सेल में है क्यों, नहीं भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता मतलब आप ये कहते हैं कि दैट नॉर्मल ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए जो प्रोटीन एंजाइम्स चाहिए वो न्यूक्लियोइड सफिशिएंटली बना लेता है। प्लाज्मिड तो अलग टाइप की प्रकृति है, मतलब बैक्टीरिया का मूड कर रहा है कि कुछ और करेंगे, तूफानी करेंगे, तो तब वो किसको यूज करेगा, प्लाज्मिड को। ऐसे उसे प्लाज्मिड का कोई मतलब नहीं है। यानी इन सिंपल वर्ड्स आई कैन स्टेट कि प्लाज्मिड एक्चुअल में एक यूजलेस चीज है जो चाहे तो किसी समय स्पेशल फंक्शन के लिए इस्तेमाल में लाई जा सकती है, हमेशा इस्तेमाल में करने लायक चीज नहीं है। यानी आप कहें कि दैट प्लाज्मिड्स आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द सेल। वो नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कोई लेना देना उसका नहीं है तो ठीक, नहीं भी है तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। इसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि जैसे जितने भी बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं उनके अंदर एक प्लाज्मिड मिलता है, उसका नाम होता है निफ जीन्स। उस निफ जीन्स का यूज वो कंडीशन के बेसिस पर ही करते, नहीं तो नहीं करते। अब मान ले बैक्टीरिया किसी जगह किसी सॉइल में लग रहे हैं जहां पे खेती नहीं होती, ठीक है, लेकिन वहां पे कुछ नाइट्रोजनस कंटेंट अवेलेबल रहता है, जैसे पास्चर लैंड है, वहां पे गाय जाती है, भैंस जाती है, काउ डंग, ठीक है, डंग डिग्रेड हुआ, नाइट्रोजन कंटेंट आया, बैक्टीरिया उसको लग के डिग्रेड करेंगे, वहां पे डिफरेंट टाइप के फंगस लगेगी जो उसे डिग्रेड करेगी। नाइट्रोजनस कंटेंट इन द सॉइल इंक्रीज कर रहा है। वहां कुछ बैक्टीरिया हैं जिन्हें नाइट्रोजन फिक्सेशन करना आता है, लेकिन वो तब करेंगे जब जरूरत होगी, उन्हें दिख रहा है कि बाहर से नाइट्रोजनस कंपाउंड अवेलेबल है, तो लेट इट टेक फ्रॉम आउटसाइड, व्हाई टू मेक इट। ठीक है, मतलब ये वो वाली बात है कि 20 मिनट में रोटी बनेगी तो 10 मिनट में तो रेडीमेड स्विगी से आ जाएगी। तो उनको भी लगता है कि इतना रिसोर्स खर्च करने की जरूरत ही नहीं है कि पहले नाइट्रोजन लो, रिड्यूस करो, अमोनियम बनाओ, टॉक्सिक कंपाउंड है उसको फिर अमाइनो एसिड में बदलो, उससे अच्छा सीधा बाहर से ले लो, जल्दी काम हो जाएगा। तो जब तक किसी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के ऊपर बहुत खतरा न मंडराए तब तक वो अपनी इस प्लाज्मिड जिसका नाम है निफ जीन का इस्तेमाल नहीं करते। राइजोबियम एक ऐसा ही बैक्टीरिया है जो फ्री लिविंग है, खुश है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, एरोबिकली रेस्पायर कर रहा है। उसके बारे में पता लगा कि किसी सॉइल में प्रेजेंट है तो वहां पे लोगों ने सलाह दी थी कि यहां तो कोई लेग्यूमिनस क्रॉप ग्रो कर लो। क्यों? क्योंकि लेग्यूमिनस क्रॉप को नाइट्रोजन चाहिए होता है और राइजोबियम सिम्बायोटिकली नाइट्रोजन फिक्स कर सकता है।
आपने वहां पे किसी क्रॉप को लगाया जिसको नाइट्रोजन चाहिए, अब राइजोबियम को क्या लगने लगा, खतरा कि अब नाइट्रोजन लेने के लिए मेरे अलावा दूसरे टाइप के प्लांट भी आ गए हैं। यानी और ऑब्वियस सी बात है यार, सरफेस एरिया किसका ज्यादा होगा, जिसके पास रूट है। बैक्टीरिया तो छोटा सा है, ज्यादा तेजी से नाइट्रोजन अपटेक कौन करेगा, ऑब्वियस सी बात है प्लांट करेंगे एज कंपेयर टू बैक्टीरिया। तो कंपीट करने से अच्छा कोलैब कर लो, यानी कोलैबोरेशन कर लो। तो राइजोबियम ने लेग्यूम प्लांट में जगह ले ली और लेग्यूमिनस प्लांट ने उस बैक्टीरिया से लड़ने के बजाय बैक्टीरिया को अपने अंदर रहने की जगह दे दी कि तू मेरे लिए नाइट्रोजन फिक्स कर, मैं तेरे लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड बने बनाए नाइट्रोजन के दे दूंगा। उसको भी लगा ठीक है, ये हम बाहर भी कर रहे थे, अब अंदर रह के कर लेंगे, एटलीस्ट हमें कंपीट नहीं करना पड़ेगा जो खतरनाक हो सकता था। तो तब जाके उसकी निप जीन काम आती है, एल्स काम नहीं आती। मतलब राइजोबियम इज ग्रोइंग नॉर्मल, development is going normal when it is free living in the soil, it is respiring aerobically, not at all doing nitrogen fixation। अभी वो नाइट्रोजन कंपाउंड एब्जॉर्ब कर रहा है सराउंडिंग से, लेकिन जब वो सिम्बायोटिक आया तब उसे निप जीन की जरूरत पड़ गई, यानी सिर्फ स्पेशल रिक्वायरमेंट पर निप जीन काम कर रही है। तो ये वो वाली चीज है जिसे हम लोग देख सकते हैं सेमी डिस्पेंसेबल। डिस्पेंसेबल मतलब कैन बी थ्रोन, जिसे फेंक दिया जाए, फिर याद आए नहीं नहीं फेंको मत, हो सकता है बाद में इसका इस्तेमाल हो। मैं एक एग्जांपल देता हूं, हॉस्टल में रह रहे हैं, तुम ब्रेड के साथ खाने के लिए जैम ले आए, जैम की शीशी खाली हो गई, फेंक दो, मत फेंको, घर जाओगे मम्मी अचार भर के दे देगी। या कुछ है बड़े आर्टिस्टिक टाइप के लड़के ने बोला नहीं सर मैं तो उसका पेन स्टैंड बनाऊंगी पेंटिंग करके, तुम्हारी इच्छा, बट यू आर यूजिंग इट इफ यू वांट और एल्स यू कैन डिस्कार्ड इट। वो किसी स्पेशल काम के लिए अदर देन इट्स नेटिव वर्क आपने यूज किया ना। इसलिए कह रहा हूं कि बैक्टीरिया में प्लाज्मिड का प्रेजेंस जब होता है तो वो नॉर्मल एक्टिविटी के लिए कोई इफेक्ट नहीं डालता, किसी स्पेशल कंडीशन में वो काम के हो सकते हैं, यानी असर्शन रीजन बनता है। आप असर्शन रीजन बना सकते हैं। Plasmids are semi dispensable. Plasmids are not required for normal growth and development of bacteria. A and R both are correct. R is correct explanation of A. हमारा एम्फेसिस किसके ऊपर है, हम किस पे फोकस कर रहे हैं, जब सेमी वर्ड जोड़ लोगे तो यहां किसको ले लोगे ना, नॉर्मल को। डिस्पेंसेबल है मतलब चाहिए नहीं, सेमी डिस्पेंसेबल है तो नॉर्मली नहीं चाहिए, स्पेशली चाहिए हो सकता है। ठीक है, देयर आर सेवरल एग्जांपल ऑफ प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड्स के कई सारे एग्जांपल्स हैं। एक है निप जीन, दूसरा एफ फैक्टर, फर्टिलिटी फैक्टर भी बोलते हैं। बढ़िया वाला एग्जांपल है टीआई प्लाज्मिड। इसके अलावा रेजिस्टेंस जो एंटीबायोटिक भी प्लाज्मिड से आया है, उसे लिखते हैं रेजिस्टेंस प्लाज्मिड, आर प्लाज्मिड।
वो तो आर्टिफिशियल है भाई, वो असली थोड़ा ना। पीबीआर 322 वैसे तो मुझे नहीं पता कैसे कहते हैं, वो आर्टिफिशियल है, इसलिए मैं पता करना भी नहीं चाहता। ठीक है, चाहे पीबीआर 322 बोलिए, पीयूसी 8 बोले, कुछ भी बोलिए आप, वो सबके सब आर्टिफिशियल है ना। सामान्य नाम ये है, वो जो नाम है ना, प्लाज्मिड, बॉलिवर एंड रॉड्रिगस, ये सब हाँ भुने तले हुए हैं अलग से, ओरिजिनल नहीं है। डन हुआ ये आंसर, समझ गए ना क्या होगा। आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इसका मतलब ए एंड आर भी करेक्ट होंगे ही। ठीक है, खैर मुद्दे पे आते हैं। तो ये तो हो गया बैक्टीरिया का पूरा स्ट्रक्चर। कुछ क्वेश्चंस हैं, सिंपल हैं, इजी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडीज इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन करने का तरीका, कीवर्ड को अंडरलाइन करो, इनकरेक्ट लिखा तो यहां पे फॉल्स लिख दो एफ, ताकि जब ऑप्शंस के ऊपर लिखो तो थोड़ा सा क्लियर रहे। दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, ट्रू है कि फॉल्स? ट्रू। तभी लिखते हैं फ्री इन साइटोप्लाज्म। दीज आर इन्वॉल्व इन इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं लिखा, हमने लिखा है स्टोरेज ऑफ फूड, तो ये हो गया फॉल्स। आंसर ऑब्वियसली कौन है? बी। चलो फॉर द सेक, तुम्हारी आदत है, मैं तुम्हारी आदत से ही चल लेता हूं, लेकिन ये गलत है। पता होने के बावजूद तुम किस पे जाओ? सी पे। दे लाई फ्री इन साइटोप्लाज्म, ट्रू। दीज रिप्रेजेंट रिजर्व मटेरियल इन साइटोप्लाज्म, ट्रू। ऐसा नहीं करते हैं। जब तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि आंसर 2 है तो 3 और 4 को पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी चलेगा। एक्चुअल एग्जाम टाइम पे इन चीजों से दूर हटिए। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लिक एसिड इज प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म हैविंग 70s राइबोसोम ओनली। 70s राइबोसोम सिर्फ प्रेजेंट है, इसका मतलब है सेल क्या है? प्रोकैरियोटिक। चलो अब प्रोकैरियोटिक सेल में ये बताइए कौन से न्यूक्लिक एसिड होते हैं? अरे न्यूक्लिक एसिड पूछा है, एक न्यूक्लिक एसिड उसके पास में, उसका नाम है आरएनए। कैसे पता लगा? राइबोसोम में था ना आरआरएनए, पॉलीसोम में सारे राइबोसोम जिस स्ट्रिंग के ऊपर लगे हुए वो क्या है? एमआरएनए। और तीसरा ऑब्वियसली होगा, नहीं तो ये दोनों क्या बिगाड़ लेंगे? टी आरएनए। क्या ये जेनेटिक है? नहीं, इनको कहते हैं नॉन जेनेटिक। अगली बात डीएनए के बारे में करते हैं कि डीएनए की कंडीशन क्या हुई, डीएनए के पास में क्या क्या प्रेजेंट होगा भाई? डीएनए का कैरेक्टर बोलो। सर्कुलर है, ठीक है, सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड? डबल स्ट्रैंडेड। और यहां देखो ये सारे कैसे होंगे? सिंगल स्ट्रैंडेड। ये सबके सब सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, प्लस लीनियर होते हैं, सर्कुलर नहीं। और यहां कैसे हैं? सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंडेड। अच्छा, जेनेटिक मटेरियल इनमें से कौन हो सकता है? डीएनए। जेनेटिक मटेरियल ये है। अब देखो क्वेश्चन को समझो। अब उन्होंने ये पूछा ही नहीं कि कौन सा न्यूक्लिक एसिड, उन्होंने तो जस्ट लिख दिया न्यूक्लिक एसिड के बारे में क्या चीज उनको क्या लग रही है सही। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लिक एसिड इज प्रेजेंट, तो मुझे न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ना है। और टाइप मैंने बता दी, या तो आरएनए होगा या डीएनए। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, डीएनए और सिंगल क्या हो गया? गलत। फिर डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेकेड डीएनए, सही है। नेकेड लिखा, स्कैटर्ड थोड़ा लिखा। नेकेड का मतलब क्या होगा कि वहां पर कौन नहीं है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। आंसर बन गया, मैं कॉन्फिडेंट हूं। सी और डी नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। लेकिन मैं क्यों पढ़ रहा हूं? ताकि ये जान पाऊं कि अगला क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से क्या बन सकता है। ठीक है, रीराइटिंग द थ्योरी। हम लोग क्वेश्चन ऐसे रख के उसके अंदर लैंग्वेज चेंज करके कुछ नया बना सकते हैं। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल सही है,
डीएनए सही है, एनक्लोज इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्रॉब्लम किससे, एनक्लोज से, ये बात क्या हो गई, फॉल्स। ठीक है, ऊपर भी फॉल्स। ये डबल स्ट्रैंडेड सही है, सर्कुलर सही है, विद हिस्टोन क्या गलत हो गया, हिस्टोन गलत हो गया। तो मुझे गलती मालूम रहनी चाहिए ना, अगली बार क्वेश्चन कुछ और भी तो बन सकता है, सारे स्टेटमेंट सही हो, कोई एक फॉल्स निकालना हो, राइट। मुझे यही सीखना है, अगर ये सीख गए तो पेपर कैसा भी आए। अभी वैसे भी एनटीए की ईगो बहुत हर्ट हो गई है, जिसको देखो कोई भी उठ के मुंह उठा के एनटीए को गाली बक रहा है। नंबर आए 400 और लड़ किस बात पे रहे कि दूसरों को 720 कैसे मिल गए, मतलब खुद के 600 भी नहीं है और दूसरे के 720 से दिक्कत है। भैया तू पढ़ ले, नहीं, अपने को पहले क्या देखना चाहिए कि हम खुद किस तरफ हैं। मेरे 715 होते तो मैं 720 वाले के लिए लड़ लेता, मेरे 715 है नहीं, क्यों लड़ूं। ठीक है, लड़ना किसको चाहिए, 720 वालों को आपस में। क्यों, क्योंकि 720 वाले एम्स में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, वो आपस में लड़े। जब वो आपस में लड़ेंगे, कुछ फैसला होगा तो शायद 715 वाले का अपने आप नंबर लग जाए कि एम्स में चला जाए। चुपचाप बैठ के तमाशा देखो, तमाशा भी मत देखो, अपना काम करते रहो, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, रेदर गेटिंग इन्वॉल्व इन ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि होना जाना कुछ है नहीं। ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई कहे और पेपर कैंसिल हो जाए, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है पेपर दोबारा से कराने की बात हो जाए, और हो सकता है कि जिस सेंटर में पेपर लेट हुआ था या कुछ हुआ था उनको बोले कि तुम दोबारा से पेपर दे दो। ठीक है, क्योंकि जो उन्होंने नंबर की बंदरबाट करी है फिजिक्स के क्वेश्चन में, उससे 5 नंबर बढ़ने का मतलब होता है ऑब्वियसली नीट जैसे पेपर में 100 से 200 रैंक का नहीं, 500 से 1000 रैंक का डिफरेंस, राइट। 5 नंबर में नीट के अंदर 500 करीबन बच्चे सिमट जाते हैं। अब उन्होंने 5 नंबर दे दिए सबको, बोला पहला भी सही है और तीसरा भी सही है। अब जब 2 आंसर दोगे किसी क्वेश्चन का तो नंबर तो बढ़ेंगे ना, वो तो सबके बढ़े, जिसने भी वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था उन सबके बढ़े। चिल्ला कौन रहा है, जिसने वो क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं किया था, वो भी ज्ञान दे रहा है। भाई क्या है ये टाइम वेस्ट है। क्लियर, अपने को किस पे फोकस रखना है, अपनी प्रिपरेशन पे। वैसे भी हम डिसाइड कर चुके कि हम तो पेपर कब देंगे, 2025 में। ठीक है, और मैं कह रहा हूं अगर एनटीए को महसूस होता है कि उसकी इज्जत दांव पे है, वो तो ऑलरेडी है ही। ठीक है, तो हो सकता है कि अगले साल वो अपना स्तर थोड़ा सा सुधारने की कोशिश करे, हम तो चाहते हैं। पेपर कैसा है, डिफिकल्ट साइड में, डिफिकल्ट साइड में होगा तो क्या है, बच्चे वही सिलेक्ट होंगे जो मेहनत करते हैं, गलती से नहीं सिलेक्ट होंगे। अभी बहुत सारे गलती से सिलेक्ट हो जाते हैं, दिस इज ट्रुथ। 25 लाख में से कोई बच्चा गलती से सिलेक्ट हो जाए, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसा लगता है कि लक का खेल ज्यादा है, मेहनत का खेल कम। हम तो पहले बोलते थे लक का मतलब होता है हार्डवर्क प्लस करेक्ट टाइमिंग। आप हार्डवर्क करते रहिए, सही समय आएगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लक में। अब ऐसा लगता है कि लक के कारण टाइमिंग अच्छी होती है, अब ऐसा लगने लगा है। नीट आया जब से जीवन में तब से, नहीं तो पहले सब ठीक लग रहा था। लाइफ की फिलॉसफी बदल दी है इसने। खैर, एनीवेज, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढिए। मैंने कहा ना क्वेश्चन में रॉन्ग लिखा है तो क्या लिख दो ऊपर, फॉल्स। ये हैबिट डालो, नहीं तो क्या पढ़ते टाइम दिमाग घूम जाता है और आप करेक्ट स्टेटमेंट को आंसर लगा दोगे। ठीक है, यानी गलत क्वेश्चन कर लोगे, इसलिए ये हमेशा करना चाहिए। रॉन्ग स्टेटमेंट मतलब फॉल्स। माइकोप्लाज्मा इज वॉललेस ऑर्गेनिज्म, ट्रू। बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, ट्रू। पिली एंड फिम्बरी आर मेनली इन्वॉल्व इन मोटिलिटी, फॉल्स। नहीं जा रहे चौथी ऑप्शन पे, चल अच्छा जाते हैं। साइनोबैक्टीरिया लैक फ्लैजिलेट सेल्स, ट्रू। इसके अलावा कोई और भी बैक्टीरिया के फॉर्म है जिसमें कभी भी फ्लैजिला नहीं होगी, कुछ याद आ रहा है, कोकस। और किसके एग्जांपल लिख सकते हैं, कोकस के। इनमें कभी भी फ्लैजिलेटेड सेल नहीं मिलते। ठीक है, अ कॉम्प्लेक्स ऑफ राइबोसोम अटैच्ड टू अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए, करेक्ट कर रहा हूं, सिंगल स्ट्रैंड ऑफ कौन सा आरएनए, एमआरएनए, राइट। एमआरएनए के साथ जुड़े हुए कॉम्प्लेक्स ऑफ राइबोसोम है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीजोम। आंसर है
विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन अ प्रोकैरियोटिक सेल? बोल रहे हैं नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता, राइबोसोम होता है, मीजोसोम भी होता है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? बी। सेल वॉल इज एब्सेंट इन, सेल वॉल एब्सेंट है किस में इनमें से? नॉस्टॉक, एस्परजिलस, फिनेरिया, माइकोप्लाज्मा। रुक जा रुक जा रुक जा, अब एक्चुअली सेल क्या है वो आता है प्लांट किंगडम चैप्टर के बाद, एज पर द सीक्वेंस ऑफ एनसीईआरटी। इसलिए क्वेश्चन यहां पे उसी हिसाब से रख दिया गया कि पहले तुम लोग प्लांट किंगडम पढ़ोगे, लेकिन हमने तो पहले सेल पढ़ा है ना, तो हम लोग वैसे ही समझ लेते हैं। नॉस्टॉक कैसा सेल हो गया? नॉस्टॉक सेल हो गया प्रो कैरियोटिक। किंगडम कौन सा है भाई इसका? मोनेरा। एस्परजिलस सेल हो गया कैसा? यूकैरियोटिक। किंगडम का नाम क्या है इसका? फंजाई। फिनेरिया मॉस का एग्जाम्पल है, यानी यूकैरियोटिक है, और ये क्या है? प्लांटी। कुछ नहीं, ज्ञान बढ़ाने वाली बात। माइकोप्लाज्मा फिर से प्रोकैरियोटिक है, और किस में आता है? मोनेरा में। हम कहते हैं नॉर्मली सेल वॉल किस में होती है और किस में नहीं होती, तो सेल वॉल इधर है, इधर है, इधर है, कहां पे नहीं है? माइकोप्लाज्मा इज द एक्सेप्शन टू किंगडम मोनेरा, या फिर ऑल प्रोकैरियोट्स हैव सेल वॉल एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। दोनों बातों को याद रखें। यहां पे आंसर कौन है? डी। द ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन, ट्रू न्यूक्लियस जिसमें नहीं है। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन से सराउंड हो, जो मेम्ब्रेन से सराउंड हो उसे ट्रू न्यूक्लियस कहते हैं। और ये बोल रहे हैं एब्सेंट, मतलब नॉट प्रेजेंट। पता लग जाएगा म्यूकर कौन है? फंजाई है। ठीक है, फंजाई कैसा किंगडम होता है? अभी मैंने तुमको बताया किसके सेल्स होते हैं? यूकैरियोटिक के। वाउचेरिया है ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल आते हैं प्लांटी में, और प्लांटी के मेंबर्स होते हैं यूकैरियोटिक। आगे वोल्वॉक्स है, ये भी क्या है? ग्रीन एल्गी। इसके अंदर भी सेल कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक। मतलब मेरा आंसर अगला ही होने वाला है। और ये भाई है ब्लू ग्रीन एल्गी, या ब्लू ग्रीन एल्गी को शॉर्ट में लिखोगे बीजीए, या फिर आप लिख सकते हो साइनो बैक्टीरिया। बीजीए लिखिए या साइनो बैक्टीरिया लिखिए, और एनेबिना होता है प्रो कैरियोटिक। यानी आंसर ऑब्वियसली कौन है? डी। एब्सेंट पूछा था, प्रोकैरियोट में नहीं होती, आंसर डी होगा। क्रोमेटोफोर्स, कुछ याद आया? एक फोल्डिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जिसके ऊपर रेस्पिरेशन होता है, उसका नाम है मीजोजोम्स। दूसरी हमने पढ़ी थी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पिगमेंट को रखने के लिए मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स मिलती है, उनका नाम होता है क्रोमेटोफोर। जैसे पर्पल बैक्टीरिया, ग्रीन बैक्टीरिया, या फिर साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो इस तरीके के जो एग्जाम्पल होंगे उनके अंदर पिगमेंट को रखने वाली जगह क्रोमेटोफोर। और फंक्शन क्या होगा? फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन वाले कौन होते हैं? मीजोजोम। रेस्पिरेशन वाले मीजोजोम होंगे, राइट। तो यहां पे आंसर हो गया बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंक्लूजन बॉडी फाउंड इन प्रोकैरियोट्स? इनमें से कौन इंक्लूजन बॉडी नहीं है? नॉट एन इंक्लूजन बॉडी। तो इंक्लूजन बॉडी के बारे में सुनो। इंक्लूजन बॉडी क्या हो सकती है? वो या तो रिजर्व फूड हो सकता है, नहीं तो वो क्या था? गैस वैक्यूल था। ठीक है, यही चीजें थी। चलो जरा लिस्ट बनाते हैं, चलो लिस्ट बनाएंगे। क्लियर? लिस्ट बनाए हम, क्या है? साइनोफाइशियल ग्रेन्यूल है। साइनोफाइशियल ग्रेन्यूल फूड है, हां कि ना? ग्लाइकोजन फूड है, हां कि ना? पॉलीसोम नहीं है। फॉस्फेट ग्रेन्यूल फूड है, हां कि ना? यानी आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर। ऐसे करेंगे क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं? ऐसे ही करने हैं, मेक इट अ हैबिट। लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन करके भी आप बहुत ज्यादा गेन कर सकते हैं। एक्सेसिव नंबर ऑफ क्वेश्चंस बायोलॉजी में पहली बात तो मिलते नहीं है। मिलते नहीं है का मतलब हम लोग ये कहते हैं कि दैट इन केस अगर हम लोग
अगर हम लोग बाय चांस मेंशन करें कि दैट एनसीईआरटी बेस पे मुझे क्वेश्चंस करने हैं, तो उसके नंबर बहुत लिमिटेड है। उसके नंबर तुम बढ़ा भी लोगे, मैं 2-3 अलग अलग किताबें कर भी लूं, तो तब भी मेरे पास सिचुएशन वैसी ही रहने वाली है कि मेरे पास एट मैक्सिमम एक क्लास के आप मॉड्यूल कर लोगे, डीपीपी कर लोगे, तो एक क्लास में हम लोग जितना टॉपिक करते हैं डीपीपी में उतना पूरा नहीं हो पाता। आप कहिए डीपीपी में एक क्लास से ज्यादा का टॉपिक है, तो इन दैट केसेस हम लोग यही चीज मेंशन करते हैं कि दैट अगर आपको लगता है कि हमें क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करनी है तो आप मॉड्यूल कर सकते हो। मॉड्यूल भी अगर उस टॉपिक का करोगे जो आपने एक क्लास में पढ़ा है, आप कोई बाहर की तीसरी किताब भी करोगे तो आपको हद से हद जहां तक मिले, जैसे आज हमने प्रोकैरियोटिक सेल कंक्लूड किया है, तो आप डीपीपी नंबर 2 कर सकते हो जाएगी। डीपीपी नंबर 3 के भी क्वेश्चन लग जाएंगे। लेकिन अगर मैं मॉड्यूल में देखूंगा तो उसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन लिमिटेड होंगे। एक डीपीपी में क्वेश्चन है ही कितने, 15। मॉड्यूल में देखूंगा इसी टॉपिक के 15, 30, किसी और किताब में देखिए और 15, 45। तो क्या इतने सफिशिएंट है? मैं पहले कहता हूं कि हाँ सफिशिएंट तो है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप उन क्वेश्चन को एनालाइज कर पाएंगे कि नहीं। यानी एनालिटिकल का मतलब है कि जैसे मैंने किसी क्वेश्चन को सामने लिखा तो आप उसकी बाकी ऑप्शंस को समझिए कि इनको पलट के नया क्वेश्चन बन सकता है क्या। बस अगर आप ये कर पाएंगे तो आपको थ्योरी याद रहेगी। बेटा बहुत कॉमन सी बात है, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि किताब है बायो में बस ये पढ़नी है, वो ये नहीं सोचते कि रिलेट करनी है। ठीक है, दोनों बातें सेम नहीं है। एक होती है नॉवल, पढ़ते हैं मजे आते हैं, खत्म हो जाती है हटा देते हैं। दूसरी होती है पढ़ाई की किताबें, पढ़ते हैं नहीं समझ में आती है, फिर पढ़ते हैं नहीं समझ में आती है, फिर से भी पढ़ते हैं। अबे क्यों पढ़ते हो? फिर इतनी बार पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आपको एनालिटिकली उसको समझना होगा। उसके लिए ही तरीका बताया कि आप एक बार एनसीईआरटी को पढ़िए। सिलेक्टेड चीजें जो अंडरलाइन करनी है मैंने आपको बताई थी, जहां कंपैरिजन हो, जहां बोल्ड लेटर दिए हो, नया एग्जाम्पल आए, साइंटिस्ट का नाम, ईयर, कोई नया इंग्लिश का वर्ड या साइंटिफिक वर्ड जिसके बारे में तुमने पहले ना पढ़ा हो या जिसका मीनिंग तुम्हें ना पता हो। आइए क्लास सुनिए। मतलब हो सकता है कि जब आप इस तरीके से एनसीईआरटी पढ़ें, समझ तो आएगी नहीं है, मैंने पहले ही बोल दिया, समझने के लिए पढ़नी भी नहीं है। आप क्लास में आइए, हो सकता है कि कुछ बच्चे थोड़े दिनों बाद ऐसे हैबिट में आ जाए कि उनको कुछ डाउट रहे क्लास में आने से पहले, जाते टाइम उसका हल मिल जाए। हो सकता है आप दिमाग में कोई शंका, कोई डाउट लेकर आए और जाते टाइम वो क्या हो जाए, रिजॉल्व। जो आपने बोल्ड लेटर अंडरलाइन लगाया है वो क्या क्लास में बताया, वो साइंटिफिक वर्ड जो आपने अंडरलाइन किया क्या क्लास में बताया, वो जो नया एग्जाम्पल था वो क्लास में इंक्लूड हो गया कि नहीं। अगर वो सब हो गया तो इसका मतलब सब सही जा रहा है, आपका एनसीईआरटी याद हो रही है। बच्चों के साथ दिक्कत ये है कि मैंने एनसीईआरटी पढ़ी, यही नहीं पता मैंने अंडरलाइन क्या लगाया और मैंने क्या चीज उसमें पढ़ी थी। गजब है भाई, फिर कैसे पता लगेगा कि क्लास में एनसीईआरटी कवर हुई कि नहीं। आप वो 5-6 चीजें अंडरलाइन तो करिए
घर जाइए, फिर जाके क्वेश्चंस करिए सीधे बिना थ्योरी रीड किए। जो क्वेश्चन गलत है उसकी थ्योरी पढ़ो, बस उसको एनसीईआरटी में देखो, नोट्स में देखो, इनफ। कुछ होंगे क्वेश्चन जो आपसे नहीं बनेंगे लेकिन कॉपी में होंगे, यानी इनडायरेक्ट लैंग्वेज क्या कर दी, बदल दी। हमें ऐसे क्वेश्चन को ही करना सीखना है, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन सीधा सीधा होगा वो तो सारे लोग बनाएंगे जितने बैठे हैं। तुम क्या बाकी बैच वाले भी बना रहे होंगे जो मेरे से ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको पढ़ाया, तुम्हें पढ़ाया, सेम पढ़ाया, तो इसका मतलब उससे भी वो बनेगा, तुमसे भी वो बनेगा। फिर तुम्हारी रैंक बाकियों से अच्छी कैसे आएगी? ये मत कहना सिर्फ फिजिक्स से आएगी, ठीक है ना, ये कहना कि केमिस्ट्री से आएगी। तुम्हारी रैंक अब अच्छी आएगी जब तुम एनालिटिकल चलोगे, यानी बाकियों से अलग तरीके से सोचोगे। अनबन नहीं सोचने लगना है, सब्जेक्ट की पेरिफेरी में रहकर इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है। हो सकता है कि जो तुमने इमेजिन किया वैसा क्वेश्चन यहां पीडब्ल्यू के पेपर में नहीं आया, लेकिन नीट में आ जाए। कभी गलत होगा क्या तुमसे? सवाल ही नहीं उठता। मैं वही सोच तो लाना चाहता हूं कि अगर आपके दिमाग में ये कैपेसिटी आ गई कि किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, तो आप किसके पैरेलल खड़े हो? उस पर्सन के जो एग्जामिनर है, जो पेपर बना रहा है। आप पहले से ही सोच रहे हो सकता है कि 10 में से 3 क्वेश्चन आपके वैसे के वैसे ही हैं जैसे आपने की सोचे होंगे कि ऐसा भी तो पूछ सकते हैं। ऐसा हुआ है, एक बार नहीं, ऐसा कई बार हो चुका है। इस तरीके के कई एग्जाम्पल है जहां बच्चों को पहले उनको लगता है कि ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, और ये बहुत काम की चीज है, क्योंकि यही चीज आगे पीजी में काम आती है। वहां पे क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, ठीक है। अभी तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इस भरोसे पे साल निकल जाता है, ठीक है। लेकिन जब एमबीबीएस करने जाओगे, समझ लीजिए आप सबका सिलेक्शन हो गया है, सीटें 1 लाख है, अपन तो 160 ही है, क्या दिक्कत है, हो गया, ठीक है। अलग अलग जगह देश के कोने कोने में आप पहुंच गए, 160 अलग अलग मेडिकल कॉलेज में पहुंच गए। अब वहां पे पहुंचने के बाद में जो पढ़ाई होगी वो तो अलग है ना फिजिक्स केमिस्ट्री से। वो पीवाईक्यू को रटने से नहीं होने वाली है, वो इस बेसिस पे होगी कि जो आपने किताब पढ़ी या जो पुराना क्वेश्चन था उसको नए तरीके से कैसे पूछा गया। अब वो है प्रैक्टिस। हो सकता है कि जब तुमने पढ़ा हो और जब वो पेपर में आए, इन दोनों के बीच में नई डिस्कवरी नए जर्नल में छपके आ गई जो तुमने ना पढ़ी हो, फिर क्या करोगे? देन यू विल गो फॉर एलिमिनेशन ऑफ रिमेनिंग ऑप्शंस। यही तरीका है। तो आप पढ़ने का सही तरीका सीखिए। अगर पढ़ने का तरीका सही होगा तो बेटा सारे सब्जेक्ट कैसे बराबर। एनालिटिकल कैपेसिटी जैसी बायोलॉजी में होती है वैसे ही फिजिक्स और केमिस्ट्री में होती है, ठीक है। अभी एक बच्ची थी हमारी, उसने क्या है, वो बचपन में वो एबेकस वाली कुछ प्रैक्टिस करी थी, ठीक है। एबेकस वायर वाली कुछ प्रैक्टिस होती है, वो बच्चे ऐसे ऐसे करके कुछ तो भी गिनते हैं, पता नहीं। तो जब उसको फिजिक्स के टीचर क्वेश्चन देते थे ना, वो इंतजार करती थी काय का कि एक बार सर पहले बोर्ड पे लिख दें 0.0536 इंटू 0.28 इंटू 539 इंटू 23.24 अपॉन 32.33 सॉल्व में कर लूंगी। लेकिन यहां तक कौन लिखेगा? मतलब फॉर्मूला पुटअप करना नहीं आता, कैलकुलेशन में हम बहुत ज्यादा तेज हैं। क्या ये किसी तरीके से काम आएगा? नहीं। हालांकि वो बच्ची एम्स मंगलागिरी में पढ़ रही है, एम्स हैदराबाद जिसे कहते हैं, ठीक है। क्योंकि एनालिटिकल कैपेसिटी नहीं है, वो बायो को भी वैसे समझ रही है जैसे कि मैथ्स का न्यूमेरिकल कर रही है। मैथ्स नहीं, मैथ्स का न्यूमेरिकल कर रही है। वो फिजिक्स के न्यूमेरिकल को फास्ट कर सकती है, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल को फास्ट कर सकती है, डेसिमल की मिस्टेक उससे होगी नहीं। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो यूनिट की मिस्टेक ना करे, कर सकती है। कारण क्योंकि उसने वो चीजें कभी पकड़ने की कोशिश नहीं करी। उसे तो लगा कैलकुलेशन कैसी होनी चाहिए, फास्ट। फास्ट हो गई। और मैं कहता हूं मैं स्लो हो जाऊंगा लेकिन गलत नहीं। तो स्लो होना मतलब हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस को आप धीमे से जब आराम से पढ़ें एक ही बार, आप उसको कितने अच्छे से एनालाइज करते हैं, आपका एनालिसिस बढ़िया, इसका मतलब है कि आप सारे सब्जेक्ट को उसी तरीके से कर लेंगे। अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज इज द प्राइमरी थिंग। आपकी रीडिंग स्किल्स बहुत बहुत जरूरी हैं थ्रू आउट द लाइफ। वो देखा है कभी टीवी वगैरह में भैंस देखी हो, वकील जो होते हैं पिक्चर में ही बड़े अच्छे से, आपने अभी ये कहा माय लॉर्ड, ये कह रहा है, मतलब वो क्या करते हैं, बाल की खाल निकालते हैं। उन्होंने छोटी सी बात कही, वो उसके पीछे पड़ गया, नहीं इस बात का तो मतलब यही होता है। मतलब लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है और हम उसे इग्नोर करते हैं।
आप एनसीईआरटी की किताब से लैंग्वेज सीखने की कोशिश कर रहे हो भाई, जो पॉसिबल नहीं है। अगर आप उसको पढ़ रहे हो तो आप सिर्फ उससे लैंग्वेज सीखना चाह रहे हो, जो संभव नहीं है। आप उसको पढ़ के बायोलॉजी को सीखने की कोशिश करिए, समझने की, वो ज्यादा सही है। और समझने के लिए बेस्ट तरीका बता रहा हूं, आने से पहले एक बार रीडिंग करो, क्लास सुनिए, जाइए क्वेश्चन लगाइए। जो न बने उसी का एक्सप्लेनेशन केवल नोट्स में और बुक में देखना है। कुछ हो सकते हैं ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा ट्विस्टेड हो या फिर किताब में हो ही नहीं, नोट्स में भी ना हो, उसे गोला लगाइए, उसके लिए हम बैठे हैं। लेकिन बाकी क्वेश्चंस तो खुद से बनने चाहिए। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। इसलिए कैपेसिटी क्रिएट करो कि आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन क्या बन सकता है। वैसी चीज चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं अपने को। उतना हो गया तो अपने लिए बहुत है। Now which structure perform the function of mitochondria in bacteria? माइटोकॉन्ड्रिया का काम रेस्पिरेशन है। बैक्टीरिया के अंदर ऐसा काम कौन करता है? मीजोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन का काम बैक्टीरिया में जो करता है वो मेरे से पूछा जा रहा है, आंसर हो जाएगा सी, मीजोसोम। पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन, पिगमेंट कंटेनिंग एक्सटेंशन मेम्ब्रेन की हमने एक ही पढ़ी है, नाम क्या है? क्रोमेटोफोर। किसमें मिलती है? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। यहां पे सम साइनोबैक्टीरिया लिखा है, इसकी जगह वो क्वेश्चन लिख सकते थे पर्पल बैक्टीरिया, या फिर हो सकता था क्या लिखा जा सकता था? ग्रीन बैक्टीरिया। चलो, ये हो गई प्रोकैरियोटिक सेल की कहानी समाप्त। नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद द यूकैरियोटिक सेल। ओवरव्यू ऑफ द सेल याद करो। वहीं पर हमने पढ़ लिया था 3 टाइप के सेल, एबीसी। याद आ रहा है कुछ? कुछ याद आया? 2 कॉलम के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी, एक के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी। जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी उनके नाम थे प्लांट एंड एनिमल सेल, अनियन पील सेल और ह्यूमन चीक सेल। यानी यूकैरियोटिक सेल पूरी तरीके से एक जैसे नहीं है, राइट? जैसा सुनो क्या कह रहे हैं कि हाउ यूकैरियोटिक सेल डिफर। पहले वो डिफर कैसे हैं वो सुनिएगा। दोनों डिफर कैसे हैं? यूकैरियोटिक सेल के पास में जो चीजें हैं और प्रोकैरियोटिक के पास ना हो, तो हम कहते हैं एक बात होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद अंदर डीएनए को पैक करने वाला हिस्टोन प्रोटीन, और डीएनए खुद कैसा? लीनियर डबल स्ट्रैंडेड। प्रोकैरियोट में कैसा था? सर्कुलर लीनियर डीएनए। ये हो गई पहली बात, ठीक है। ये हो गई शुरुआती डिफरेंस। बाकी डिफरेंस क्या है? एक यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, नंबर अगला, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स अपनी जगह पर बने रहें, वो अपनी जगह से न खिसकें, उसके लिए वहां पर होता है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन में होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, प्रोटीन स्ट्रक्चर, ठीक है, क्लियर? साइटोस्केलेटन, और साइटोस्केलेटन होने के कारण एक और चीज की रिक्वायरमेंट हो जाती है। बात सुनना ध्यान से। साइटोस्केलेटन क्या है कि एक यूकैरियोटिक सेल में जब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होंगी तो उसके बेसिस पे हम लोग कुछ और नाम बताते हैं। किसी ऑर्गेनल पे मेम्ब्रेन का होना मतलब उसको बाकी ऑर्गेनल से अलग कर देना, पार्टीशन हो गया, ठीक है। इसके बेसिस पे आप क्या बोलोगे? पार्टीशन हो गया। और अगर पार्टीशन हो गया तो यानी आप क्या कहते हो? सेल कंपार्टमेंटलाइजेशन। इसी को किस तरीके से लिखोगे? सेल को कंपार्टमेंट में बांट दिया है। अच्छा, सेल को कंपार्टमेंट में बांटने के अलावा इसी को हम लोग लिखते हैं कि हो सकता है आप इसे कहें डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल, कि अपने अपने काम से मतलब रखो। हम कुछ सेल ऑर्गेनल पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे कि उनके पास कुछ ऐसे एंजाइम होंगे जो दूसरे ऑर्गेनल के पास नहीं है। यानी काइंड ऑफ फंक्शन परफॉर्म बाय वन ऑर्गेनल इज नॉट गेटिंग परफॉर्म बाय द अदर। दूसरे ऐसा फंक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं। इसको हम लोग और भी तरीके से कह सकते हैं। प्रोकैरियोट में सारा काम साइटोप्लाज्म में हो रहा था, जिसके बाहर सीधे प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी। यहां पर ऐसी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑर्गेनल में हो रही है, ऑर्गेनल की खुद की मेम्ब्रेन है, उसके बाद सेल की मेम्ब्रेन अलग।
कई बार इसे क्या लिखा जाता है, डबल एनवेलप सिस्टम। राइट, ऐसा हमने मेंशन किया, यानी रफली एक डायग्राम को यहां पे बनाने की कोशिश हमारी कि एक ऐसा सेल बनाया मैंने, एनिमल का बनाया है, सबसे बाहर कौन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जाने तो छोड़ो, इधर हमने कहा कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से निकलते हुए ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एक साइड में हम लोग को देखने को मिलेगी जिसे हम लोग कहते हैं गोल्जी एपराटस। ये गोल्जी एपराटस हो गया। एक तरफ हम लोग देख सकते हैं एनिमल सेल है, माइटोकॉन्ड्रिया, ज्यादा बड़ा बन गया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, एक ये दो माइटोकॉन्ड्रिया। चलो इसी के रिगार्डिंग पढ़ते हैं। यहां पूरे में जो भरा हुआ है वो कौन होगा, साइटोप्लाज्म। गोल्जी से निकल के कुछ बॉडीज बनी है, उनका नाम है लाइसोसोम्स। अब मैं आपसे यह बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा कि ये जो स्ट्रक्चर है जिनका नाम मैंने माइटोकॉन्ड्रिया बोला, माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट है। उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन के जो स्टेप शुरू होते हैं वो चालू होते हैं किस केमिकल कंपाउंड से, नाम पायरुविक एसिड। क्लियर, उसका नाम है पायरुविक एसिड। अब पायरुविक एसिड इज द प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस कहां है, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में हो रहा है, पायरुविक एसिड साइटोप्लाज्म में बना है। अब मान ले कि पायरुविक एसिड इस जगह पर है, यहां है पायरुविक एसिड, और माइटोकॉन्ड्रिया कहां है, इधर। तो एक बात सुनो, जब ये नाम लिखा है ना यहां पे किसी ने, जब इस तरीके के कोई नाम लिख दे, क्या, साइटोस्केलेटन, उसका मीनिंग समझिएगा। न्यूक्लियस किनारे से ना भिड़ जाए, न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया से ना भिड़े, दोनों माइटोकॉन्ड्रिया एक दूसरे से ना भिड़े। इस तरीके से हम लोग कहते हैं क्या बना दिए गए हैं, एक जाली बनी है, प्रोटीन नेटवर्क बना है, ताकि सारी ऑर्गेनल्स अपनी स्पेस में मेंटेन रहती हो। ठीक है, सारी की सारी ऑर्गेनल्स अपनी स्पेस में मेंटेन रहे। इस तरीके का एक फ्रेमवर्क जो है यूकेरियोटिक सेल में मिलता है। सब ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। समस्या कब आ गई, सुनो, साइटोस्केलेटन का मतलब है क्या, साइटोस्केलेटन का मतलब है तंबू में बंबू और रस्सी। ठीक है, आपने कभी टेंट लगते देखा हो तो देखा होगा कि उसको सीधा करने के लिए कुछ पोल्स लगाए जाते हैं, आजकल तो लोहे के हैं, पहले वो बांस के होते थे, बड़े मोटे मोटे से बांस, और साथ में क्या बनती है, रस्सियां। तो वो जो पतली से लहराता हुआ कपड़ा वो कौन होगी, कोई मेम्ब्रेन हो सकता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल हो, वो एंडोस्केलेटन बना रही है। और उसको सीधा खड़ा रखने के लिए, अपनी जगह बना के रखने के लिए हमने क्या लगाए हैं, पोल्स एंड रोप्स। ऐसे बोला तंबू में बंबू टाइप्स। वो वाला फंक्शन किसका है, साइटोस्केलेटन का। ये जो ब्लू लाइनिंग बनी है ताकि सब अपनी जगह पे रहें। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया यही है। अब बात यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया पायरुविक एसिड लेने जा नहीं सकता, और पायरुविक एसिड वहां तक कैसे पहुंचेगा। ठीक है, मैंने ये नहीं कहा कि इन्होंने वॉल बनाई है, प्रोटीन स्ट्रक्चर ने, प्रोटीन स्ट्रक्चर ने वॉल नहीं बनाई है, तो बस इतने पतले से स्ट्रक्चर हैं, छोटे से, बिल्कुल बारीक, जैसे इस पोल से इस पोल के बीच में रस्सी बांध दी, रॉड लगा दी, मैं नीचे से चले आऊं, ऊपर से चले जाऊं, जा सकता हूं। लेकिन बात यह है कि पायरुविक एसिड कैसे जाएगा, साइटोप्लाज्म में सेमी फ्लूइड है, जाना मुश्किल है, तो बोलते साइटोप्लाज्म को घुमा देंगे। माइटोकॉन्ड्रिया घूम नहीं सकता, उसकी पोजीशन कैसी है, फिक्स, तो किसको घुमा दो, पायरुविक एसिड को, यानी साइटोप्लाज्म को। साइटोप्लाज्म को घुमाना ही क्या कहलाएगा, बोले, साइटोप्लाज्म को घुमाना क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या साइक्लोसिस, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। अगर साइटोस्केलेटन ना होता, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की रिक्वायरमेंट भी जैसे नहीं होती, माइटोकॉन्ड्रिया चला जाता। लेकिन सोच, हम कहते हैं अगर साइटोप्लाज्म घूम रहा है, अच्छा हुआ साइटोस्केलेटन है, नहीं तो हो सकता है ये माइटोकॉन्ड्रिया इसको टक्कर मार दे। क्लियर, या जाके किससे टकरा जाए, न्यूक्लियस से, तो सेल बेचारा काम ही नहीं कर पाएगा, आधे समय इधर उधर सामान गिरता रहेगा। ठीक है, तो यानी ये चीजें कुछ ऐसी हैं जो यूकेरियोटिक सेल में प्रोकैरियोटिक सेल से टोटली डिफरेंट है, सिमिलरिटी वाली बात है ही नहीं। जब सिमिलरिटी आएगी मैं बता दूंगा प्रोकैरियोटिक सेल कैसे यूकेरियोटिक से मैच करता है। राइट नाउ वी हैव लिस्टेड द कैरेक्टर्स बाय व्हिच यू कैन सेपरेट यूकेरियोटिक सेल्स फ्रॉम प्रोकैरियोटिक। ठीक है,
हम कोई 8वीं 9वीं के बच्चे थोड़ा है कि टेबल बनाएंगे लेफ्ट राइट और वो लिख दें। हमें कौन सा 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है भाई? लेसर वर्ड्स में लिखिए, दैट इज ओनली रिक्वायर्ड। किताब से कम वर्ड्स में काम चलना चाहिए, तब तो मतलब का है। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा भाई। ऐसे यूकेरियोटिक सेल अलग हो गया। अब वेट, अब मैंने क्या है, सेकेंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी पढ़ा नहीं, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट के फ्लो में भी आ नहीं रहा है। लेकिन अगर मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ चुका होता, जैसे कि मेरी किताब पढ़ चुकी है, मेरी किताब तो सीक्वेंस में चल रही है ना, मेरी किताब वो चीज पढ़ चुकी है जिसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। और तब वो कहते हैं कि एक्चुअल में यूकेरियोटिक सेल मिलते हैं 4 किंगडम्स में। कितने? 4। यूकेरियोटिक सेल्स आपको 4 किंगडम में देखने को मिलेंगे। तो जब आपको यूकेरियोटिक सेल 4 किंगडम में देखने को मिले, जब आपको यूकेरियोटिक सेल 4 किंगडम में देखने को मिलेंगे, जरा सुनो। इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये याद रखो, ये जो हेडिंग होती है ना, यूजुअली एनसीईआरटी की लाइन ही है। उसे एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा कैसे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मैंने नाम लिखे उन किंगडम्स के, सारे लिख रहा हूं। वैसे क्या लिखा जाता है, हम लोग ऐसे लिखते हैं किंगडम, मैंने आपको सिखाया भी था। पहले 2 का नाम क्या है? प्लांटी एंड एनिमेलिया। फिर उसके बाद कौन है? थर्ड का नाम बोलो, प्रोटिस्टा। फोर्थ का नाम बोलो, अरे नहीं यार, मोनेरा। और फिफ्थ का नाम बोलो। एक्चुअल में ऐसे ही है, ऐसे ही गिनना, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। ठीक है, क्लियर? अब वो क्या बोल रहे हैं, ये बताओ कि इनमें से यूकेरियोटिक कौन कौन है, इनमें से यूकेरियोटिक कौन कौन है? बोलो। प्लांटी का क्या ख्याल है? यूकेरियोटिक। एनिमेलिया क्या है? यूकेरियोटिक। प्रोटिस्टा क्या है? यूकेरियोटिक। मोनेरा क्या है? प्रोकैरियोटिक। और फंजाई क्या है? यूकेरियोटिक। पढ़ो, ऊपर लाइन लिखी है, ऑल यूकेरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल, बट कुछ याद आया? द कैटेगराइजेशन ऑफ द सेल डिपेंड्स ऑन द कंटेंट ऑफ द सेल। सेल के स्ट्रक्चरल कंटेंट के बेस पर हमने सेल को कैटेगराइज किया है। तो ये चीज काम नहीं आ रही। ये तो सिर्फ क्या हो गया, एग्जाम्पल्स ऑफ यूकेरियोटिक सेल हुए। ठीक है, सेल का कैटेगराइजेशन इज एक्चुअली बेस्ड ऑन काइंड ऑफ कंटेंट इन द सेल। जैसे प्रो एंड यूकेरियोटिक, याद आया? जैसे प्लांट एंड एनिमल, क्या डिफरेंस है? सुनो। ऊपर की लाइन को जस्टिफाई करना है। एनसीईआरटी में चीजें एक ही साथ पैराग्राफ में लिखी हैं, ऑल यूकेरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल। फिर वो बताना चाहता है कि किंगडम्स में इतनी जगह पे यूकेरियोटिक मेंबर होते हैं, यानी प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्ट, फंजाई, किसके एग्जांपल बोलता है वो? यूकेरियोट के। लेकिन ये क्राइटेरिया नहीं है, क्राइटेरिया इधर लिख रहा हूं, कैटेगराइजेशन ऑफ सेल किस पर बेस्ड है? बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल कंटेंट, वो स्ट्रक्चरल कंटेंट पर बेस्ड है। अब जब ये स्ट्रक्चरल कंटेंट पर बेस्ड है, चल हो जाए इस बात पे, तो मैं पहले ही पढ़ चुका हूं, ओवरव्यू ऑफ द सेल में मेरे पास हिंट था। एक मैंने क्या पढ़ा था? प्लांट सेल। दूसरा मैंने पढ़ा था एनिमल सेल। सेम नहीं पढ़ने का, डिफरेंस की बात हो रही है। यहां हम कहते हैं सेल वॉल, दूसरा सेंट्रोजोम। कुछ और जोड़ना चाहूं तो ऑर्गेनल्स जोड़ सकता हूं, क्लोरोप्लास्ट।
डिब्बे भर तुम खुद ही लोगे, भर जाएंगे, भरे जा सकते हैं, उम्मीद थी। ठीक है, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रोसोम, इधर ये नहीं, इधर ये नहीं, इधर ये नहीं। प्लांट और एनिमल सेल तो सेम हो ही सकते हैं, यूकेरियोटिक जो ठहरे, जबकि यूकेरियोट और प्रोकैरियोट में भी कुछ सिमिलरिटीज हैं। सो व्हाट आर द थिंग्स दैट आर कॉमन इन प्रो एंड यूकेरियोटिक सेल्स, अब उसको ढूंढते हैं। ठीक है, फिर ढूंढेंगे कि प्लांट और एनिमल सेल में क्या कॉमन हो सकता है, वैसे आगे बढ़ जाएंगे, सिंपल है। तो यानी ऊपर वाली लाइन ऑल यूकेरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल, उसको किस बेसिस पे एक्सप्लेन करना, ये जो राइट हैंड साइड है, ये तो सिर्फ क्या है, एग्जाम्पल ऑफ यूकेरियोट्स, ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स ऑफ यूकेरियोट्स हैं कि यूकेरियोटिक सेल के एग्जाम्पल बताओ, लो बता दिए, 4 किंगडम में है। तो क्यों है, क्योंकि उनमें चीजें अलग अलग रही होंगी, इसलिए डाइवर्स फॉर्म बन गए। डन, चल बेटा सिमिलरिटी बता, सिमिलरिटी बताओ प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक की। एक लिखा, मैं लिखता हूं सेल वॉल, लिखूं क्या, नहीं, मुझे प्रो और यूकेरियोटिक की सिमिलरिटी देखनी है। दिक्कत यह है कि सारे यूकेरियोटिक सेल में सेल वॉल नहीं होती, तो इसको हटा देता हूं, मोर एप्रोप्रिएट ढूंढो। साइटोप्लाज्म चलेगा, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट, प्रेजेंट होगा, ठीक है, प्रेजेंट होना बस, ये नहीं कि साइटोप्लाज्म में जो प्रेजेंट होगा, ना ना, खुद साइटोप्लाज्म। दूसरा एक लिखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तीसरा लिखता हूं मैं राइबोसोम, बस रुक गया। जरा कंपेयर करके देख, इधर बोलता हूं मैं प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक, साइटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट है, राइबोसोम यहां पर सिर्फ क्या है, 70s टाइप है, 70s टाइप ओनली, और यहां पर 80s एंड 70s टाइप्स, यहां पे दोनों टाइप्स हैं। तो अगर किसी ने मेरे से पूछा कि बेस्ट कॉमन थिंग बिटवीन प्रो एंड यूकैरियोटिक, तो मैं आंसर क्या दूंगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, दिस इज बेस्ट, ये सबसे सही है, यानी मोस्ट सिमिलर, ये मोस्ट सिमिलर बताई जाएगी। साइटोप्लाज्म को नहीं बोल सकता,
क्योंकि साइटोप्लाज्म में मिलने वाले मॉलिक्यूल प्रो यूकेरियोटिक में क्या, यूकेरियोटिक के अलग अलग टाइप में भी सेम नहीं होते, ठीक है, तो उसको छोड़ना पड़ेगा। राइबोसोम के टाइप मैंने बता ही दिए। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन विल बी द थिंग विच इज मोस्ट सिमिलर इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकेरियोटिक सेल्स। तो हमारे लिए पहला जो टॉपिक आएगा वो ऑब्वियसली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पहले पढ़ेंगे। सिमिलरिटी अगर के बतानी होगी, क्या बताना है, तो बैक्टीरिया में पढ़ा था ना मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, तो यूकेरियोट में भी वैसा ही है कि मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है लार्जली। यूकेरियोट प्रोकैरियोट दोनों के लिए सेम है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो एनवायरनमेंट डिसाइड करती है कि कौन अंदर आएगा कौन बाहर जाएगा। दोनों टाइप के सेल्स, चाहे प्रोकैरियोटिक हो या यूकेरियोटिक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन, उसका स्ट्रक्चरल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन इज सेम, इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉमन। बाद में दूसरी चीजें आएंगी, ठीक है। तो हमें सबसे पहले जो पढ़ना होगा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ना होगा। हो गया डन। एनीवेज अपन उसको चालू करके कुछ नहीं कर सकते। आप तो नेक्स्ट में पढ़िए एक बार प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरा एंटायर जितना दिया है बुक में। वी विल कंप्लीट दैट वन। पुराने डीपीपीस को एक बार कवर कर लीजिए। थैंक यू।